Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is a lecture of class 7. Date is 30th March 2020. Day is Monday. Chapter is 8 of Math. आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं. शुरू करेंगे हम पेज नंबर 108, 109, 110, 111 एंड 112. ये सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको 6 क्लास में करवा चुकी हूँ. अगर मैं आपको दोबारा अभी करवाऊँगी तो आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं. हमने आज पढ़ना है एक्सपोनेंट पढ़ना है. आज हमने पढ़ना है वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म्स, पोलिनोमियल. पोलिनोमियल में हमने किए थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये किए थे. इनकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह हम लिखते हैं, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह हम करते हैं. और नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है इसकी इंट्रोडक्शन में. सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है एक्सपोनेंट से. एक्सपोनेंट होती हैं पावर्स जो भी हमारे पास, जो चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो XYZ लिखा हो और उसकी पावर लिखी हो, तो उस पावर को हम दूसरी ज़बान में या मैथ्स की ज़बान में एक्सपोनेंट कहते हैं. जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. यानी 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है. यानी जो उसकी पावर होगी दैट विल बी एक्सपोनेंट. अगर हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर 3 होगी. अगर हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 4 होगी. यानी जो भी उसकी पावर होगी, यानी वेरिएबल या कांस्टेंट के हेड पे जो लिखा हुआ होगा दैट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल और दैट कांस्टेंट. यहाँ पर 2 लिखा हुआ है. अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ x की पावर 2, हम ये इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं 6 क्लास में, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन बताने से पहले भी ये बता सकती हूँ आपको. अगर x की पावर 2 लिखी हुई है तो x का एक्सपोनेंट 2 है. अगर x की पावर y की पावर 3 है तो y का एक्सपोनेंट 3 होगा. ये एक्सपोनेंट की डेफिनेशन थी, बहुत आसान है. इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर. वेरिएबल इज एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. कोई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अननोन होता है, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती. अगर मैं कह दूं कि इसे हम कह सकते हैं x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, ABC, कुछ भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन के बीच में गिवन होगी, और जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी दैट विल बी वेरिएबल. दैट विल बी वेरिएबल. यानी XYZ जो हमारे पास अलजबरा में लिखे हुए होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती. और इसके बाद है हमारे पास ये कोफिशिएंट है. आप भी इस तरह हाईलाइट कर लीजिएगा. कोफिशिएंट क्या कहते हैं? अ नंबर दैट इज प्लेस बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. द नंबर दैट इज प्लेस बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. अगर यहाँ इसी के साथ आप देखें, ये देखें 2y लिखा हुआ है. 2y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो 2 जो वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है दैट 2 इज कोफिशिएंट. दैट 2 इज कोफिशिएंट. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि अ कांस्टेंट इज असेंबल विद अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है उसकी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह की वैल्यू होगी, वो फिक्स होगी. अगर आप इसकी एग्जांपल देखें यहाँ लिखा हुआ है 2, 35, 101, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं. 2 की हमेशा वैल्यू 2 ही रहेगी, 35 हमेशा 35 होगा, 101 हमेशा 101 होगा. यानी इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा. वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है, लेकिन कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते. अगर हम इनको इस तरह लिखें 3, x - 2y, एक और एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, यानी है 2 किस्म के वेरिएबल, लेकिन बीच में एक ऑपरेशन है दैट इज़ माइनस. सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है और इन दोनों टर्म्स को इन्होंने इस सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से जोड़ा हुआ है. अगले वाले में देखिए x² - YZ + z
एक्स, ये 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। और इन तीनों टर्म्स को इन्होंने प्लस और माइनस के ऑपरेशन से आपस में जोड़ा हुआ है। अगर हम इनको इकट्ठा करते हैं, ये है, ये है, ये इस तरह जोड़ने से, यानी कि आप वेरिएबल और कोफिशिएंट या उसका एक्सपोनेंट हो, जिस तरह भी हो, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म है और उसको ऑपरेशन से आपस में आप जोड़ दें, यानी एक लाइन की सूरत में लिख दें, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब इन्होंने आगे टर्म्स की हुई है, हालांकि यूज़ ऊपर आ गया है टर्म्स का, लेकिन डेफिनेशन ये बाद में बता रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो अलग अलग होगा जिसके बाद माइनस या प्लस का निशान आ जाएगा, तो ये वो एक अलग टर्म होगी। अगर ये पिंक वाले में देखें, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3। और इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3। इसमें कितनी है, 1 एंड 2। और इसमें कितनी है, 1, क्योंकि ये बीच में कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो अलग अलग हम देखते हैं तो वो टर्म्स होती हैं। ये न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, और जैसे ये है, ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर, और ये वेरिएबल वाली फॉर्म में भी हो सकती हैं। टर्म्स न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकती हैं। आगे कहते हैं पोलिनोमियल। जब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पोलिनोमियल्स होते हैं। पोलिनोमियल के बीच में देखें, अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। या इसके यहाँ देखें आप, यहाँ पे 1 टर्म्स यूज़ हो रही है, यहाँ कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ कितनी है, 1 2 3, यहाँ कितनी है, 1 2 3। यहाँ पोलिनोमियल के 3 आगे से डेफिनेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? अ मोनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म होती है, जैसे ऊपर यहाँ दिखाया हुआ है 3x, इसमें एक ही टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है, इसे मोनोमियल कहते हैं। कहते हैं अ बाइनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स होती हैं, जैसे देखें ये 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, उसके बाद कोमा आ जाता है, और फिर अगले एक ये और एक ये, यानी इसमें भी 2 टर्म्स है और इसमें भी 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल्स होती हैं, जब 3 टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल्स होती हैं। अब यहाँ एक टेबल बना हुआ है, इसमें अगर हम देखें कांस्टेंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो एक्स वाई जी हम अलजबरा में यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। ऑपरेशन कौन से वाले होंगे, ये जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होंगी वो हमारे पास ऑपरेशन होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, जब वो ऑपरेशन से वो टर्म्स मिली भी हों तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम इनको हटा दें, इन ऑपरेशंस को हटा दें और इसके बीच में कोमास लगा दें तो वो टर्म्स बन जाती हैं। ये देखें, ये अलग अलग टर्म्स हो गए। पोलिनोमियल क्या होते हैं, यानी कि ये सारे पोलिनोमियल हैं। ये सिंगल वाला है, ये यानी कांस्टेंट है, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। ये 1 सिंगल मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये बाइनोमियल, एंड दिस वन इज ट्राइनोमियल। ये थे हमारे पास पोलिनोमियल, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। इस पेज पे था हमारा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए 111 पे। ये हमें कहते हैं अरेंजिंग पोलिनोमियल इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये पोलिनोमियल जो हमारे पास ये गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। सिंपल, यानी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक्स की या वाई की जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया होगा कि इस वेरिएबल की अकॉर्डिंगली आपने इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप उस वेरिएबल की पावर्स को देखें। पावर्स अगर जितनी बड़ी होगी वो टर्म हम बाद में, यानी अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो बाद में लिखेंगे, और उसकी पावर जितनी कम होगी उसको हम पहले लिखेंगे। याद रखें, जब x की पावर या y या वेरिएबल की पावर 0 हो
तो वो 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसमें x होगा, लेकिन उसकी पावर चूँकि 0 होने की वजह से वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए जब भी हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों तो उसको जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें भी वेरिएबल होता है, लेकिन उसकी पावर 0 होने की वजह से वो नज़र नहीं आती। अब ये एक्सप्रेशन देखें, x प्लस 2x² प्लस y, तीन टर्म्स है और इसको पहले इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बाद में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो x की सबसे छोटी पावर होगी उसे हम पहले लिखेंगे। x की सबसे छोटी पावर, मैंने आपको बोला था देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ाहिर है 1 है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ x था लेकिन उसकी पावर थी 0। तो अब ये देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले लिखा, x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2। x की पावर 0 वाली टर्म कौन सी है, 5 लिखी यहाँ पे। फिर x की पावर 1 वाली जिसका एक्सपोनेंट 1 है वो लिखी, जिसका फिर एक्सपोनेंट 2 है वो लिखी। ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गए। जब एक ऑर्डर बन जाता है तो दूसरा ऑर्डर बहुत आसान हो जाता है। उसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इन्वर्सली लिख लेते हैं, यानी 2x² प्लस x प्लस 5। हमारे पास नेक्स्ट है -ab² प्लस a³ प्लस 3 प्लस 2a²b। अब यहाँ पे दिखने में दो वेरिएबल है, लेकिन हम एक वेरिएबल को कंसिडर नहीं करते। हम जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि कंसिडर करें कौन से वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आपने इसको ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ पर हम ए वेरिएबल को ले रहे हैं। ए वेरिएबल के थ्रू हमने इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ए की पावर देख लेते हैं, ये जो जहाँ पे 3 लिखा हुआ है अकेला, इसका मतलब है यहाँ पे ए की पावर 0 है। अब ए की पावर 0 के बाद ए की पावर 1 होनी चाहिए, जहाँ कोई पावर उसकी नहीं लिखी होगी वो 1 होगी। ये है 1, ये 1, फिर उसके बाद 2 वाली देखें, ये है 2, फिर उसके बाद 3 वाली, ये है 3। तो इसको हमने 3 को फर्स्ट पे लिखा, फिर इसको सेकंड पे लिखा, फिर इसको थर्ड पे लिखा, और फिर इसको हमने 4 पे लिखा, फिर इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। आप इसको बहुत आराम से इनकी पावर को देख के करना कि पावर अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है तो उसकी पावर के लिहाज से ही आपने उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बस याद रखना है कि आपके पास जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, कांस्टेंट होगा, वहाँ पर x की पावर 0 होगी, और जहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं होगा इसका मतलब है x की पावर 1 है, वहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। आगे है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं क्वेश्चन में, 7th क्लास हैं आप जानते हैं। जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उसमें भी हम लोग लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, अनलाइक टर्म्स को एक साइड पे लिख देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स हो जाती हैं, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लें आप। एग्जांपल नंबर 9 में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको ऐड किया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐड किया हुआ है और इसी को इन्होंने वर्टिकल फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख लेते हैं इसको कैसे किया। ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीराइट द क्वेश्चन देन रिमूव द ब्रैकेट। ये सबको याद होना चाहिए, ये तो मैं आपको बार बार करवाती हूँ कि रिमूव द ब्रैकेट देन राइट द लाइक टर्म टुगेदर, यानी हमने कंबाइन कर दिए लाइक टर्म्स को। देखें x की पावर 3 यहाँ थी, एक x की पावर 3 यहाँ थी, दोनों x की पावर 3 एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख दिया। फिर उसके बाद x की पावर 2 है, यहाँ है x² का, और एक और x² ये है, तो उसको इकट्ठा करके लिखा। फिर -3x माइनस x ये इकट्ठा लिखा। फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ देखें, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे एक साथ लिख दिया, यानी कंबाइन द लाइक टर्म्स वाली बात की है। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, 6 आया। सॉल्व कैसे करना है सबको पता है, बस आपने साइन का ख्याल रखना है। इन दोनों को सॉल्व किया,
3x² आया, इन दोनों को सॉल्व किया, -4x आया, इन दोनों को सॉल्व किया, +8 आया। ये हमने इसको हॉरिजेंटली सॉल्व किया। अब अगर हम इसको वर्टिकली लिखते हैं, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखते हैं और इस वाले को नीचे लिखते हैं और ऐड करते हैं। ऐड करने में ये होता है कि साइन चेंज नहीं करने पड़ते, वरना सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करने पड़ते हैं। ऐड किया है, प्लस प्लस प्लस, 5 और 3 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमने बड़े का लगाया, 3 and 1 4, यहाँ पर आपको पता है कुछ भी नहीं है लेकिन 1 होता है। माइनस प्लस माइनस, 4 बड़ा है, माइनस का साइन लगाया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, एंड प्लस 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 और 2 और 4 6 आ गया। ये हमारे पास वर्टिकली लिखने में हमने किया। इसी को हमने एक और एग्जांपल देखी है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की है हमारे पास, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन की हमने ये लिखा, इसको वर्टिकल फॉर्म में, मुझे वैसे हम लोग स्कूल में भी करते थे, हम हॉरिजेंटल फॉर्म में करने में ज़्यादा इजी होता है बजाय ये कि हम वर्टिकल फॉर्म में करें। हॉरिजेंटल फॉर्म में इजी होती है। इन्होंने सब्ट्रैक्ट का है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जिसका फ्रॉम होगा ज़ाहिर है वो ऊपर लिखेंगे टर्म, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे टर्म लिखिए। हमने टर्म्स लिखे, अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है, इसको चेंज करके हमने प्लस लिखा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो यहाँ हमने नीचे माइनस कर दिया। अब ये जो पहले जो साइन थे उसको हमने इग्नोर करना है, और जो साइन हमने बाद में लिखे हैं ये वाले, इसको लेके चलेंगे हम। माइनस माइनस प्लस, 3 and 1 2 and 1 3 हो गए, और बड़ा 2 था उसके हमने साइन लगा दिए। माइनस माइनस प्लस, 1 and 1 2 हो गया, प्लस प्लस प्लस, 1 and 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक माइनस हुआ, 1 आ गया। इस तरह हमने सब्ट्रैक्शन कर ली। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखें, कहते हैं इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y is equal to this, z is equal to this, then find x plus y minus z। तो पहले आप जो फाइंड करना है उसको लिखा, फिर x के नीचे x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद कौन सा साइन है प्लस का, फिर y की वैल्यू, फिर माइनस माइनस लगाया, और फिर z की वैल्यू। आपको पता है कि जब हम इसको रिमूव करेंगे ब्रैकेट को तो प्लस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे माइनस लिखा होगा माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें यहाँ तक हमने सेम लिखा रहने दिया, ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ रिमूव द ब्रैकेट किया। अब ये देखें माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आप गलती करते हो, इस स्टेप को अगर आप सही करके कर लेते हो तो आगे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हमने कंबाइन द लाइक टर्म किया, ए वालों को कंबाइन किया, बी वालों को कंबाइन किया, एंड सी वालों को कंबाइन किया, सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका आंसर आया। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 है, कहते हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इन्होंने हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का निशान लगाया। इस वाली टर्म को, इस वाले एक्सप्रेशन को हम चेंज नहीं करते, हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। -5 प्लस 6 माइनस 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 प्लस b²। कंबाइन द लाइक टर्म किया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको मैं फिर बता दूं कि 3 से 4 बच्चों की मेरे पास अटेंडेंस आ रही है, गर्ल्स की तो फिर भी आ रही है, लेकिन बॉयज़ की अटेंडेंस मेरे पास नहीं आ रही। बॉयज़ भी अपनी अटेंडेंस लगाएं। मेरे पास शाह सालार की आई है, मुईस की आई है, मेरे पास अली जवाद की आई है, मेरे पास अली रियान आतिफ़ की आई है अटेंडेंस। बाकियों की मेरे पास गर्ल्स में 4 से 5 गर्ल्स की आई हैं। इसका मतलब है बाकी गर्ल्स या तो लेक्चर अटेंड नहीं करती या खोल के बंद कर देती हैं कि हमारा व्यू हो जाए, हम पढ़ें ना, और पेरेंट्स को भी फिर इस वजह से परेशानी होती है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। रिमशा की अटेंडेंस आ रही है, महम की अटेंडेंस आ रही है, ज़ैनब नज़र की आ रही है, युसरा की आ रही है, और कौन सी बच्ची है, 1-2 बच्चियां और हैं, उनकी अटेंडेंस आ रही है। तो बाकी भी
मेक श्योर करें कि अटेंडेंस लगाएं। अगर आप सिर्फ खोल के बंद करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आपने वीडियो खोल ली और फिर पूरी सुने बगैर बंद कर दी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात याद रखें कि पहले पार्ट को पहले देखा करें, सेकंड पार्ट को बाद में, अगर थर्ड पार्ट हो तो वो उससे भी बाद में देखा करें। कोई भी पार्ट खोल के उसे पढ़ना मत शुरू कर दिया करें। अगर ये वीडियो है ये एक ही पार्ट में है तो ये आप फुल देख सकते हैं, लेकिन कोई वीडियो अगर 2 से 3 पार्ट्स में है तो पार्ट वाइज देखें। पहले जो भी दिल करता है आप पार्ट खोल लेते हो और उसको करना शुरू कर देते हो। नहीं, ऐसा ना करें, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। बस आज का हमारा यही था, बुक वर्क था। अगले दिन जो है ना हम इंशाल्लाह कॉपी वर्क भी करेंगे। आप अपनी कॉपीज़ को रेडी कीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हमारे ये न्यू चैप्टर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।